Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। फिर से काम पर। हालांकि चार्ल्स पूरे दिन काम करने लायक स्वस्थ नहीं हो पाया था, पर फिर भी वह काम में जुट गया। उसने जूलॉजी ऑफ बीगल शीर्षक पुस्तक का काम पूरा किया। इसके साथ ही मूंगों के ऊपर रचना प्रारंभ की। इसमें उसने मूंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, इस सिद्धांत पर प्रकाश डालना प्रारंभ किया। यह सिद्धांत उसकी बीगल यात्रा के अंतिम दौर में ही प्रतिपादित हुआ था। डार्विन अपने सिद्धांतों की बहुत बारीकी से जांच करता था और उन्हें सार्वजनिक करने में कतई जल्दबाजी नहीं करता था। मूंगों की उत्पत्ति के सिद्धांत के मामले में एक संदेह बच रहा था और इसलिए डार्विन ने तय किया कि वह उसके लिए भी आवश्यक प्रयोग करेगा। वह महीनों तक, जब भी उसके लिए शारीरिक रूप से संभव होता, नौसेना के दफ्तर में तथा ब्रिटिश अजायब घर में जाता रहा। यात्राओं के संस्मरण व निर्देश आदि का अध्ययन किया। उसने एक बड़े नक्शे पर अपने मार्ग के मूंगे के भंडारों का अध्ययन किया और उन्हें विभिन्न रंगों से दर्शाया। उसने विभिन्न ज्वालामुखियों जो समुद्र की तली पर फूटते हैं को भी नक्शे पर अंकित किया। उसने देखा कि जिस मार्ग पर उसने मूंगों के ढेर देखे थे, उन पर ज्वालामुखियों के कभी फूटने के कोई लक्षण नहीं दिखे थे, पर सुमात्रा के तट पर तथा फिलीपीन के आसपास ये मिले थे। डार्विन की मूंगों की उत्पत्ति पर आधारित पुस्तक सन 1842 में पूरी हो चुकी थी। इस पुस्तक का सबसे बड़ा आकर्षण इसके साथ लगा रंग बिरंगा नक्शा था। मूंगों के पर्वत नुमा समुद्र के नीचे ढेर पृथ्वी के अंदर चल रही गतिविधियों की भी झलक देते हैं। यह साफ दिखाई देता है कि पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी के नीचे का लावा ऊपर की ओर फटता है। दूसरी ओर कुछ इलाका समय के साथ धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है। डार्विन ने अपने निष्कर्ष में लिखा कि हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन बहुत बड़े और व्यापक पैमाने पर होते हैं, पर होते बहुत धीरे धीरे हैं। ये सुंदर जिलेटिन युक्त छोटे छोटे मूंगे इस हलचल की दास्तान सुनाते हैं। पर जब तक यह पुस्तक प्रकाशित हुई, तब तक अर्थात सन 1842 तक उसका मन लंदन की भीड़ भाड़ भरी व्यस्त जिंदगी से ऊब चुका था। वह अब शांत ग्रामीण जीवन की तलाश में था। लंदन में रहते हुए उसकी सामाजिक व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हो जाती थी और उसके लिए उनसे पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता था। अब चार्ल्स और एम्मा ने ग्रामीण इलाके में अच्छा मकान तलाशना प्रारंभ कर दिया। वे चाहते थे कि भीड़ भाड़ से दूर रहें, पर चार्ल्स के लिए यह भी आवश्यक था कि वह अपने मित्रों वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे, साथ ही वैज्ञानिक बैठकों आदि में भाग ले सके। अंततः उन्हें डाउन नामक मकान मिला। यह ग्रामीण इलाके में बना विशाल मकान था जो कैंट नामक स्थान पर था और यह स्थान लंदन से 16 मील दूर था। पर इस इलाके में घोड़ा गाड़ी से जाने के लिए
लंबे रास्ते का प्रयोग करना पड़ता था जो 22 मील लंबा था। यह रास्ता भी कई जगहों पर संकरा था और जाने वालों के सिर पर पेड़ों की टहनियाँ टकरा जाती थी। कई बार डार्विन से मिलने आने वालों ने रास्ते की दुर्दशा का रोना रोया। एक ने तो यह कह दिया कि डार्विन ने रहने के लिए ऐसी जगह चुनी है जहां सिर्फ खच्चर की सवारी करके ही जाया जा सकता है। डार्विन भी स्वीकार करता था कि उसने अपने काम के लिए सबसे शांत इलाका ही चुना है। उस जगह सबसे नज़दीक जो ग्रामीण बस्ती थी वह भी 4 मील दूर थी। उसमें एक पुराने गिरजाघर के आसपास बसे चंद घर थे। आसपास सभी ओर जंगल व खेत और लकड़ियां ही लकड़ियां दिखलाई देती थी। चार्ल्स के डाउन नामक मकान से काफी दूर तक भी किसी भद्र पुरुष का मकान नहीं था। शायद यही कारण था कि चार्ल्स को इस मकान में रहते हुए ऐसा लगता था मानो वह दुनिया के अंतिम सिरे पर रह रहा हो। उसके घर के आगे ढलान शुरू हो जाती थी। जब चार्ल्स और एम्मा ने इस ग्रामीण इलाके को पहली बार सर्दियों में सन 1842 में देखा तो उन्हें यह वीरान लगा, पर उन्हें उम्मीद थी कि साल के किसी मौसम में यह लहलहाएगा। हो सकता है बसंत में यह इलाका बैंगनी फूलों से लबालब हो जाए। डार्विन ने इस ईंटों से बने पक्के मकान के आसपास 18 एकड़ जमीन खरीदी। उसका मकान 3 मंजिला था और वर्गाकार था। उसने खिड़कियों आदि की ऐसी व्यवस्था की थी कि उसके पूरे मकान में पर्याप्त रोशनी होती थी। नीचे 18 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा बड़ा हॉल था। इसके अलावा रहने का बड़ा कमरा व अनेक शयन कक्ष थे। उन्होंने इतनी व्यवस्था कर रखी थी कि डार्विन परिवार व वेजवुड परिवार सम्मिलित होकर वहां समारोह कर सकेंगे। दूसरों को यह इलाका कैसा भी लगता हो, पर चार्ल्स ने वहां पर अपनी दुनिया बसा ली थी। उसने मकान के चारों ओर लंबा चौड़ा लॉन विकसित किया और मकान की दीवार के किनारे किनारे इस तरह पेड़ लगवाए ताकि फूल खिड़कियों की ऊंचाई पर खिलें। पेड़ों व वनस्पतियों की कतारें इस तरह लगाई गई थी कि पूरा नज़ारा घर के अंदर से भी और बाहर दूर से भी भव्य नजर आता था। एक किनारे पर किचन गार्डन तैयार किया गया था जिसे बाद में चार्ल्स ने ग्रीन हाउस या हरा कक्ष बना लिया था और वह उसमें तरह तरह के प्रयोग करता था। इसके अलावा एक भाग खुला छोड़ा गया था जो 1 एकड़ में था और यहाँ से नीचे ढलान का इलाका अलग ही तरीके से दिखलाई देता था। चार्ल्स डार्विन वहाँ रोज टहलता था। इस प्रकार इस अटपटे से मकान में रहने का निर्णय चार्ल्स डार्विन ने लिया और उसे इस मकान और जगह से इस कदर प्यार हो गया था कि वह शेष जीवन यही रहा। उसके इस मकान के प्रति लगाव को शेष दुनिया ने भी सराहा और चार्ल्स के गुजरने के पश्चात सर वक्सटन ब्राउन ने उस मकान को खरीदा और ठीक ठाक कराया और उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस स्थान पर सन 1929 में एक बड़ा समारोह हुआ जिसे ब्रिटिश एसोसिएशन ने आयोजित किया। इस अवसर पर सर बक्सटन ने आसपास की जमीन भी खरीद ली तथा चार्ल्स का एक और स्मारक बनवाया। साथ ही युवा शल्य चिकित्सकों के लिए
एक अनुसंधान केंद्र भी तैयार किया। उपरोक्त पूरी प्रक्रिया में ब्रिटिश एसोसिएशन के अध्यक्ष सर आर्थर कीथ की अहम भूमिका रही और आज यह मकान राष्ट्रीय निधि है। अनुसंधान का अगला दौर। बीगल की यात्रा के दौरान जो जीवाश्म चार्ल्स को मिले थे, उसने अब उन पर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। उसने पाया कि जो सबसे बड़ी जीवाश्म हड्डी है वह उसे दक्षिण अमेरिका में जमीन में गड़ी मिली थी और यह किसी चींटीखोर प्राणी के सिर की हड्डी थी। पर यह प्राणी वैसा बिल्कुल नहीं था जैसे कि आज के चींटीखोर होते हैं। उसने इस तथ्य को अपनी डायरी में दर्ज किया। उसने माना कि यह किसी आधुनिक चींटीखोर प्राणी का पूर्वज होगा। इसके साथ ही उसके मस्तिष्क में अनेक सवाल उठते चले गए। उनमें से एक सवाल यह था कि यदि यह विलुप्त प्राणी वास्तव में किसी वर्तमान प्राणी का पूर्वज है तो निश्चय ही प्राणियों की एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति उत्पन्न होती है। इसका यह भी अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न प्राणियों की विभिन्न प्रजातियां किसी रचयिता द्वारा अलग अलग श्रमपूर्ण तरीके से नहीं रची गई है। सन 1837 में कैम्ब्रिज में अनुसंधान करते समय जब पहल चार्ल्स के मन में यह विचार आया तो वह खुद दहल गया। उसने इस तथ्य को अपनी आत्मकथा में दर्ज किया। चंद सप्ताह पश्चात लंदन में चार्ल्स ने गलापागोस से लाए गए नमूनों पर ध्यान से अवलोकन किया तो उसके सामने एक और आश्चर्यजनक तथ्य उभरा। उसने पाया कि एक प्राणी की विभिन्न प्रजातियों में काफ़ी समानताएं भी हैं। उसे लगा कि एक ही कछुए को जब अलग अलग द्वीपों में ले जाया गया होगा तो उनमें मामूली परिवर्तन जगह के अनुसार कर दिया गया होगा या हो गया होगा। इस तरह एक और सिद्धांत उभरा कि एक ही प्रजाति अलग अलग रूपों में विकसित हो जाती है। हालांकि उस समय इस परिकल्पना को सिद्ध करने में अनेक भ्रम भी थे, पर फिर भी उसने इस परिकल्पना को दर्ज करना प्रारंभ किया कि प्रजातियों में हेराफेरी या परिवर्तन होते हैं। अब उसके मस्तिष्क में उभरा कि इसलिए आधुनिक प्राणी कुछ हद तक विलुप्त प्राणियों जैसे थे। इस विचार के उभरते ही डार्विन ने एक नई नोटबुक खोल ली और प्राणियों की प्रजातियों में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में अपने विचारों को दर्ज करने लगा। इसके लिए उसने दक्षिण अमेरिका से प्राप्त जीवाश्मों व गलापागोस से प्राप्त प्राणियों के नमूनों का अध्ययन महीनों तक किया। उसने एक नई नोटबुक प्रारंभ करके विभिन्न प्राणियों के शरीर क्रिया विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ किया। इस तरह प्राणियों के अनेक वंशानुगत गुण सामने आए। धीरे धीरे परिवर्तनों का क्रम समझ में आने लगा। यह पता लगा कि पहले क्या हुआ होगा और उसके बाद क्या हुआ होगा। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो गया कि परिवर्तन का झुकाव किस तरफ है। पर उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करने में डार्विन को काफ़ी परेशानी हो रही थी। उसने अपने मस्तिष्क में हो रही उथल पुथल और उठ रहे डर को अनेक रूपों में व्यक्त भी किया। अपनी आत्मकथा में उसने लिखा
कि लाइल ने बिना सोचे समझे व भेदभाव किए भूगर्भ शास्त्र संबंधी विभिन्न तथ्यों को दुनिया के सामने रख दिया। इसके साथ ही उसे एक नया रास्ता भी मिल गया और उसने तत्कालीन प्राणियों व वनस्पतियों के परिवर्तनों को दर्ज करना प्रारंभ किया। इस क्रम में उसने प्राकृतिक प्राणियों व वनस्पतियों को भी लिया और पालतू प्राणियों व घरेलू वनस्पतियों को भी। उसे उम्मीद थी कि इस तरह शायद उसका सिद्धांत ज़्यादा स्पष्ट रूप से सामने आ सके। उसका यह तरीका बेकन के सिद्धांत पर आधारित था। अब उसने अपने सिद्धांत को एक तरफ रख दिया और बड़े पैमाने पर नमूने लेना प्रारंभ कर दिया। उस समय विभिन्न प्राणियों के संकर समूह विकसित किए जा रहे थे। इस कार्य को करने वाले अपनी पत्रिकाएं भी निकालते थे। डार्विन ने इस ब्रीडर जर्नलों को भी पढ़ना प्रारंभ किया और तरह तरह के कैटालॉगों सूची पत्रों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इस तरह उसने बिना किसी पूर्वाग्रह के इस विषय पर उपलब्ध समस्त साहित्य पढ़ डाला और कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने अपने चचेरे भाई विलियम डार्विन जो कैम्ब्रिज में था से भी संपर्क किया। उसकी भी दिलचस्पी प्राणियों व उनकी ब्रीडिंग में थी। चार्ल्स ने उसे भी प्रेरित किया और भरोसा दिलाया कि विभिन्न प्रजातियों व उसने संबंधित नमूनों की सहायता से एक दिन वह अभूतपूर्व सिद्धांत विकसित कर लेगा। डार्विन की सलाह पर विलियम ने तमाम घरेलू चिड़ियों, जानवरों, कुत्तों, बिल्लियों, गायों आदि की नस्लों में हो रहे परिवर्तनों के प्रयासों से संबंधित तथ्य एकत्रित करके देना प्रारंभ कर दिया। कुछ मामलों में यह पाया गया कि नई प्रजाति उत्पन्न करने के प्रयास में प्राणियों की मृत्यु हो जाती थी। दूसरे महाद्वीप से लाए जाने वाले प्राणियों जैसे कबूतरों, बिल्लियों आदि का स्थानीय नस्लों से संसर्ग कराया जाता था, पर संतान ज़्यादा नहीं जी पाती थी। अब डार्विन ने मूल विषय से हटकर इस विषय पर अन्वेषण प्रारंभ किया। उसने पाया कि मनुष्य सदा से उपयोगी नस्लें चाहता रहा है। इसके लिए यह प्रयास किया जाता था कि अत्यंत तेज दौड़ने वाले घोड़े घोड़ी का संसर्ग कराकर और तेज दौड़ने वाला घोड़ा या घोड़ी तैयार किए जाएं। पर तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार उभरा कि प्रारंभ में तो इस प्रकार के कृत्रिम प्रयास नहीं किए जाते थे, फिर कैसे अलग अलग प्रकार की नस्लें विकसित होती होंगी और श्रेष्ठ नस्लें ही क्यों ज़्यादा हैं। यह सवाल काफ़ी दिनों तक उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। अक्टूबर 1838 में उसने थॉमस मोल्थस द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ी जो जनसंख्या पर केंद्रित थी। इसमें लेखक मोल्थस ने चेतावनी दी थी कि यदि मनुष्यों की जनसंख्या पृथ्वी पर निर्बाध रूप से बढ़ेगी तो एक दिन पृथ्वी पर भोजन की कमी हो जाएगी। उस स्थिति को सिर्फ युद्ध, महामारियां या अकाल ही रोक पाएंगे। माल्थस के अनुसार प्रकृति में एक किस्म का संघर्ष बड़ी बेदर्दी से हमेशा जारी रहता है। डार्विन को उपरोक्त बात तुरंत समझ में आ गई थी। उसने अपनी यात्रा के दौरान देखा था कि मजबूत लोग सैकड़ों वर्ग मील का इलाका घेरते जा रहे थे। ऐसा दक्षिण अमेरिका में भी था
और न्यूजीलैंड में भी, जहां पर अंग्रेज स्थानीय लोगों को बेदखल करके कब्जा जमाते जा रहे हैं। उसने तत्काल निष्कर्ष निकाला कि जीवन व अस्तित्व रक्षा के लिए निरंतर व कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इस तथ्य को चार्ल्स डार्विन ने अपनी आत्मकथा में भी दर्ज किया। उसने लिखा कि समय के साथ प्रजातियों के स्वरूप में जो अनुकूल परिवर्तन होते हैं वे परिस्थितियों के अनुरूप होने के कारण बने रहते हैं, जबकि जो प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं वे परिस्थितियों के अनुरूप न होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संघर्ष ही चयन का आधार है। इस संघर्ष में जो परिस्थितियों के सबसे अधिक अनुकूल होता है वह बच जाता है और शेष विलुप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि आज जिन प्राणियों या प्रजातियों का अस्तित्व है वे विजेता हैं और वे अपने पूर्वजों से या उनसे जो विलुप्त हो चुके हैं से भिन्न ही होंगे। इसके साथ ही चार्ल्स डार्विन का जीवोत्पत्ति सिद्धांत का अस्तित्व लेने लगा। पर चार्ल्स को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। उसके पास अनुसंधान के प्रमाण थे, एकाट्य तर्क थे, पर फिर भी उसे लग रहा था कि यह सिद्धांत उस समय की मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। वह इसका रहस्योद्घाटन करने से पूर्व हर प्रकार से जांचना चाहता था। जून 1842 में, अर्थात नए मकान डाउन में आने से चंद महीने पहले ही चार्ल्स ने अपने इस नए क्रांतिकारी सिद्धांत का सार, जो लगभग 35 पृष्ठ का था, तैयार किया। सन 1844 में उसने इसे विस्तार दिया और पूरे सिद्धांत का 230 पृष्ठों के दस्तावेज में वर्णन किया, पर उसने इसे चंद लोगों को ही दिखलाया और उसे प्रकाशित करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। इसके चंद कारण थे। चार्ल्स डार्विन स्वभाव से ही सावधानी से कार्य करने का आदी था। उसे यह भी लग रहा था कि उसका सिद्धांत धार्मिक आस्था वाले व्यक्तियों को गहरा आघात पहुंचाएगा। उसकी पत्नी भी धार्मिक विचारों की थी। चार्ल्स डार्विन ने यह भी सोचा कि शायद अभी उसके सिद्धांत में खामियां हैं और इन खामियों को दूर करने के लिए और प्रयोगों की आवश्यकता है।